आप सभी को राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार IQ पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। लेके हाजिर हूं आप लोगों की फेवरेट क्लास जिसका नाम है NCERT। सब्जेक्ट हमारा ज्योग्राफी है और बीते दिनों से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बीते दिनों से हम लोग ज्योग्राफी NCERT क्लास 7th पढ़ रहे हैं। तो क्लास 7th की ज्योग्राफी के अब तक हम लोगों ने 7 चैप्टर कर दिए हैं। कल मैं थोड़ा सा व्यस्त था, इस वजह से मैं आपका जो है ये लेक्चर नहीं ले पाया था, तो माफ करिएगा। आज ये लेक्चर है हमारा, तो आज हमारा 8वां चैप्टर है, 8th अध्याय है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे इस लेक्चर को। इस चैप्टर का नाम क्या है प्यारे बच्चे? इस चैप्टर का नाम है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। मानव पर्यावरण सहभागिता, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। मतलब क्या है सर इसका? आप छोटे शब्दों में बताइएगा कि ताकि थोड़ा जल्दी समझ आए और ताकि हम लोग ये भी समझ पाएं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग अगर भूमध्य रेखा पे होते ना तो हमारा जीवन कैसा होता, या अभी वर्तमान में इस जो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पे जो लोग रह रहे हैं ना, वो इक्वेटर पे जो लोग रह रहे हैं ना, उस इक्वेटर पे रहने वाले लोगों के जो जीवन है ना वो कैसा है। अगर यहां से इसके ऊपर जाएंगे इक्वेटर से, या इक्वेटर से इसे नीचे आएंगे, तो यहां के लोगों का जीवन जो है ना वो कैसा है। जैसे मैं एग्जांपल से बात कर रहा हूं, अपनी ही बात कर रहा हूं, गंगा नदी के आसपास के इलाके वाले या ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के इलाके वाले, वो तो आप लोग अच्छे से जानते ही हैं कि उनका जीवन कैसा रहा होगा। क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो सकता है इस वीडियो को यूपी में देख पा रहे होंगे, हो सकता है इस वीडियो को आप हरियाणा में देख रहे हैं, हो सकता है आप इस वीडियो को राजस्थान में देख रहे हैं। ये जीवन तो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन हम लोगों को थोड़ा यहाँ पे डिटेल जानना है। जहाँ से आपके ब्राजील वाला इलाका है या आपके अमेज़न जंगल है, वहाँ पे लोग कैसे रहते होंगे। चलो सर भाड़ में जाए कैसे भी रहते हो, लेकिन हमें क्यों जानना है? क्योंकि हमारी NCERT के ये वाले क्वेश्चन हमारे सिविल सर्विस एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2021 का कैलेंडर जारी हो चुका है, तो आप लोग थोड़ा सा अपने उस एग्जाम के लिए फोकस जारी कर लेना, पढ़ना शुरू कर देना। शॉर्ट फॉर्म में कह रहा हूं, पहले NCERT पढ़नी पड़ेगी, इधर उधर भागिएगा मत। बहुत सारे मैंने नोट्स बुक्स सारी अपने टेलीग्राम चैनल पे आज ही सेंड की है। स्टार IQ PDF के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, स्टार IQ PDF के नाम से। यहाँ पे मैंने बहुत सारी लेटेस्ट बुक है या जो कि स्पेसिफिक बुक्स है किसके लिए जो आपकी आती है एग्जाम में UPSC के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, उनकी सबकी PDF मैं सेंड कर चुका हूं, तो आप उन्हें देख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और टाइम टू टाइम मैं सेंड करता रहूंगा, आपके साथ हूं, तहे दिल से मेहनत जी जान लगा के करूंगा। आप मेहनत करिएगा, मैं टॉप 7 स्टूडेंट सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, सुपर 7, और उनको मैं अपनी गाइडेंस के अंदर जो है UPSC की प्रिपरेशन करवाने के लिए मदद भी करूंगा। मैं देखूंगा वो 7 कौन से हैं जो किस तरीके से मेरे मतलब ऐसे बच्चे चाहिए मुझे कि मैं कहूँ अब दिन है तो दिन है, मैं कहूँ रात है तो रात है, 24 घंटे पढ़ना है तो 24 घंटे पढ़ना है, मैं कहूँ धूप में बैठ के पढ़ना है धूप में बैठ के पढ़ना है। कुछ ऐसा माहौल वाले मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या है कि लाइफ इन द अमेज़न बेसिस के बारे में, बेसिन के बारे में हम लोग जो है वो जानते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पे समझाने का कोशिश करूं। एक खाली पेज हम लोग जो है यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, ब्लैंक पेज ले लेते हैं ताकि आप लोग जल्दी समझ पाए इस चीज को। ठीक है भाई, तो हमारे पास ये ब्लैंक पेज हुआ। मान लेते हैं हमारी ये पृथ्वी है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है, मान क्या लेते हैं, ये हमारी अर्थ ये बिल्कुल बीचों बीच वाली लाइन है, इसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं या इसे हम लोग इक्वेटर कहते हैं। ये कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री पे है ये। इससे सही 23.5 डिग्री ऊपर, यानी कि ऊपर का मतलब नॉर्थ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ के में एक रेखा पड़ती है, जिस रेखा का नाम क्या है आपका? कर्क रेखा, इसको हम लोग पुकारते हैं। और इससे सही 23.5 डिग्री साउथ के अंदर एक रेखा है जिसका नाम हम लोग मकर रेखा के नाम से पुकारते हैं। जो क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आता है उसे हम लोग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो सारा साल सूरज का प्रकाश आता ही रहता है, इस वजह से यहाँ पे गर्मी जो है वो बहुत रहती है और दुनिया भर की 90% से भी ज्यादा आबादी जो है ना वो इस कर्क रेखा और मकर रेखा वाले क्षेत्र में ही पाई जाती है, ज्यादातर आबादी। क्योंकि आपको मैंने पहले के लेक्चर्स में भी बता चुका हूं कि ये जो आपका पोल है ना, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पे तो बर्फ पड़ी है भाई, और बर्फ के ऊपर कौन रहेगा? कोई रहना नहीं पसंद करेगा। अंटार्कटिका पे अगर कोई राजा रानी बैठे हैं तो बैठे रहे ना, कौन पूछता है, क्योंकि वहां पे कोई शासन व्यवस्था थोड़ी ना है। J&K की बात कर लीजिएगा, कोई इतना ज्यादा लोग थोड़ी ना वहां पे कोई रहते होंगे, तो लोग वहीं पे ही ज्यादा रहेंगे जहां पे जो है एक टेम्परेचर रहे थोड़ा बहुत, क्योंकि जहां ज्यादा टेम्परेचर वहां पे विविधता भी पाई जाएगी आपकी समय के अनुसार।
अच्छा, इसी 0 डिग्री से 10 डिग्री अगर आप ऊपर जाते हैं यहाँ पे और 10 डिग्री ही यहाँ पे नीचे आते हैं तो ये वाला इलाका गर्म तो वैसे सारा ही है, लेकिन ये वाला इलाका तो बहुत ही ज्यादा गर्म है। यहाँ पे टेम्परेचर तो बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, टेम्परेचर अगर यहाँ पे ज्यादा है, ये भूमध्य जो सागरीय रेखा है या भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य सागर तो नहीं कहूंगा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र बहुत ज्यादा गर्म है। तो इसी के बारे में हमें ये बताना चाह रहा है। क्या कह रहा है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। आप लोग देख लीजिएगा, ये रहा, ये बीच की रेखा आपकी है भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, इसके बीच वाला जो आपको लाइट ग्रीन सा कलर दिख रहा है ना, बाकी कलर कौन सा है गर्ल्स को ज्यादा अच्छे से पता है कलर्स के बारे में, ये वाला कलर जो है ना, ये हमारा जो है उष्णकटिबंधीय जो है रीजन है, ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, उसके बाद में अगली लाइन क्या कही इन्होंने? द सेंटर ऑफ द इक्वेटर इज 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। भूमध्य रेखा का केंद्र भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में है। यहां से एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने तो अभी आपको क्या बताया? मैंने तो आपको यह बताया कि हमारी पृथ्वी की भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर का 10 डिग्री नीचे का क्षेत्र जो है, ये वाला बहुत ही ज्यादा गर्म वाला क्षेत्र है। लेकिन आपसे पेपर क्या पूछेगा कि सेंटर, इक्वेटर का सेंटर जो है वो कहां तक है? तो 10 डिग्री नॉर्थ में इसका सेंटर है, 10 डिग्री साउथ में जो है इसका सेंटर है। ये बात आप याद कर लीजिएगा। फ्रॉम विच रीजन डज द अमेज़न रिवर फ्लो थ्रू द माउंटेन्स इन द वेस्ट एंड रीच द डार्क ओशन इन द ईस्ट। अमेज़न नदी पश्चिम में पहाड़ों के माध्यम से बहती है और पूर्व में अंधेरे महासागर डार्क ओशन जो है वहां तक पहुंच जाती है। जो आपको मैंने क्षेत्र बताया है, ये वाला जो 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे वाला, इसी क्षेत्र में अमेज़न नदी का बेसिन है जो कि आपको याद रखना है। कई सहायक नदियां अमेज़न नदी में अमेज़न बेसिन बनाती है। अब आपको बेसिन का मतलब क्या बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करिएगा आप लोग, ये एक मेन नदी है, ये एक नदी है आपकी, इस नदी के साथ में जो है ये एक नदी आती है, इसकी बहुत सारी सहायक नदियां होती है, बहुत सारी सहायक नदियां होती है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी सहायक नदियां होती है, इस टाइप से बहुत सारी सहायक नदियां होती है। ये वाला जो इलाका है ना, ये पूरा इलाका जो है ना, इसको हम लोग नदी का बेसिन कहते हैं, रिवर बेसिन कहते हैं। इसको एक नाम और से भी पुकारते हैं, क्या? जल संग्रहण के नाम से भी पुकारते हैं, जल संग्रहण के नाम से भी, ठीक है। कैचमेंट एरिया भी कहते हैं इसे इंग्लिश में कैचमेंट एरिया कहते हैं, और हिंदी में इसे क्या कहते हैं हम लोग? जल संग्रहण एरिया कहते हैं। जो आप इसे अच्छे से आसानी से याद कर लीजिएगा भाई। आप इस मैप में देखिएगा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे बोलीविया है, पेरू है, ब्राजील है, इसके अच्छे से एग्जाम्पल है। ये बोलीविया हुआ, अर्जेंटीना हुआ, पेरू हुआ, इक्वाडोर हुआ, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, ठीक है, सूरीनाम। अच्छा, सूरीनाम का एक करंट अफेयर बताता हूँ। रिसेंटली यहाँ के एक नेता बने हैं संतोखी, उनका नाम है, शॉर्ट बता रहा हूं, पूरा नाम नहीं बता, चलो बता देता हूं, चंद्र प्रसाद संतोखी है। ये कौन है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, रिसेंटली बने हैं, और इनको बनने पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई भी दी है। मेरा आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के कि भारत और सूरीनाम के संबंध किस तरीके के हैं? क्या दोनों की सभ्यताओं में सिमिलरिटीज है? क्या खास बात है सूरीनाम और भारत के बीच में? यूपीएससी के अकॉर्डिंग आप फैक्ट्स लिखिएगा कमेंट में, देखते हैं कौन बच्चा ज्यादा अच्छे से लिख पाता है। तो ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये वाली लाइन जो है ना, ये 0 डिग्री है, देख पा रहे होंगे आप लोग, ये 0 डिग्री लाइन है, ठीक है, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं। इससे 10 डिग्री आपके दक्षिण में और 10 डिग्री आपका उत्तर में, ये वाला इलाका जो है ना, ये बहुत ज्यादा गर्म वाला इलाका है। यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, और यहाँ पे कौन कौन से आपके आते हैं? कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, ये सारे आते हैं। ये इलाका जो है अमेज़न नदी जो है, इसके बेसिन वाला इलाका है। अमेज़न नदी का बेसिन का मतलब, क्योंकि इस नदी की और सहायक नदियां, सारा का सारा एरिया ये सारा का सारा मिला हुआ है। एक बात आपको मैं बता दूं, अमेज़न नदी जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से शामिल है वाटर कैरिंग कैपेसिटी के मामले में। लंबी नील है, लेकिन वाटर कैरिंग कैपेसिटी के मामले में, चौड़ाई के हिसाब से अमेज़न नदी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नदी पुकारी जाती है। ठीक है भाई मेरे प्यारे बच्चों, तो ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए मैं आपको थोड़ा और भी अब समझा देता हूं, यहां से फिर आपको मैं डेफिनेशन पढ़ाता हूं। जो मैंने कहा कि 10 डिग्री वाला इलाका है, जैसे मान लेते हैं ये वाला इलाका है 10 डिग्री उत्तर 10 डिग्री दक्षिण के अंदर, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तापमान जो है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। तापमान
जैसे टेम्परेचर अगर ज़्यादा होता है जहाँ पे ना, तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ की हवाएं जो है ना वो भी बहुत गर्म होंगी। हवाएं अगर गर्म होंगी तो वो हल्की होके ऊपर उठेगी, हल्की होके ऊपर उठेगी तो सघन क्षेत्र बन जाएगा आपका, ठीक है, सघन क्षेत्र हो जाएगा। या वो हवाएं जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन प्रोसेस को अपनाएगी, ठीक है, संघनन की प्रोसेस को अपनाएगी, और फिर क्या होगी, तुरंत तुरंत होगी बारिश। अच्छा, वहां पे क्या है, वर्षा भी बहुत ज्यादा होगी, ये याद रखिएगा। मतलब जहां पे टेम्परेचर ज्यादा वहां पे बारिश भी बहुत ज्यादा होगी। अच्छा, जहां पे बारिश ज्यादा होगी तो सबसे पहली बात क्या होगी, वहां पे वन जो है ना वो भी बहुत ज्यादा घने वन होंगे, इतने घने वन होंगे कि उनकी जो लाइट है, सूरज की लाइट जो है वो जमीन पे नहीं आ पाएगी, एक छतरी नुमा वो बने रहेंगे। अच्छा, जहां पे ज्यादा वन है वहां पे जीव जो है ना वो भी बहुत ज्यादा होंगे, और जीवों की भी विभिन्न विभिन्न प्रकार की विविधता पाई जाएगी। वन भी ऐसे नहीं कि अकेला एक ही पेड़ है कोई, वहां पे बहुत टाइप के वन जो है पाए जाएंगे। आपको शीशम का पेड़ मिलेगा, आपको सदाबहार, चीड़, महोगनी, ये सारे के सारे। और एक और खास बात है, ऐसे क्षेत्र में ऐसे वन होते हैं जो स्ट्रॉन्ग वुड वाले वन होते हैं, आपके स्ट्रॉन्ग वुड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग वुड का मतलब है आपका कठोर लकड़ी वाले, ऐसा नहीं कि चीड़ है वाला, चीड़ देवदार वाले से नरम लकड़ी होती है, कठोर लकड़ी वाला जो है आपका रहने वाले हैं ये। अच्छा, वन ज्यादा होंगे, वनों की प्रजातियां भी, वनों के अंदर बहुत सारे प्रकार की विविधता भी पाई जाएगी, जीव भी बहुत ज्यादा होंगे। ऐसा भी नहीं है कि कोई एक जीव है, कोई वहां पे भी एक शेर बैठा है, एक बकरी बैठी है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या दोनों एक साथ रह ही कैसे सकते हैं, ठीक है, शेर भाई साहब आएगा बकरी को चबा जाएगा, ठीक है। तो जीव जो है यहाँ पे बहुत सारे होंगे, अलग अलग टाइप के, क्योंकि जितना ज्यादा जंगल होता है वहां पे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फलाना ढिमकाना बहुत सारे पाए ही जाते हैं भाई। अच्छा, जहां पे वर्षा ज्यादा होगी उस इलाके के अंदर लोग जो है ना वो महिलाएं ज्यादा काम करती है इस इलाके में। जैसे मैंने आपको अमेज़न बेसिन बताया ना, इसके अंदर महिला जो होती है, महिला बहुत ज्यादा जो है काम करती है, पुरुषों के मुकाबले खेती बाड़ी का काम जो है ना वो महिलाएं ज्यादा किया करती है, महिलाएं ज्यादा काम किया करती है, ठीक है। और यहाँ की खेती के बारे में अगर आप मुझसे पूछे ना कि यहाँ की कृषि किस प्रकार की होती है, तो कृषि यहाँ पे कर्तन और दहन प्रकार की कृषि होती है। कैसी कृषि होती है? कर्तन और दहन कृषि। कर्तन और दहन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ लगाया हुआ है, यहाँ पे भी एक बड़ा सा जंगल है, पेड़ है, इन पेड़ों को समय के अनुसार काट दिया इन्होंने, ठीक है। काट के फिर क्या है, काटा नहीं है, जला दिया, ठीक है। जलाने के बाद में क्या होता है, इसका कुछ राख वगैरह होते हैं जमीन पे आ जाते हैं, मतलब इन पेड़ों के जितने भी पोषक पदार्थ, पोषक तत्व होते हैं वो इस जमीन पे आके यहाँ पे गिर जाते हैं, यहाँ पे फिर वो खेती करते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे कुछ समय तक यहाँ पे खेती करेंगे फिर क्या होगा, ये जमीन जो है कम अनउपजाऊ, मतलब अनउपजाऊ हो जाएगी या कम उपजाऊ हो जाएगी। फिर वो आगे जाएंगे, फिर वो आगे वाले पेड़ों को काटेंगे और फिर जलाएंगे और फिर क्या करेंगे, यहाँ पे खेती करेंगे। अच्छा, ये कैसे अनउपजाऊ होएगी, तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे वो। तो इस टाइप की प्रोसेस को हम लोग जो है कर्तन और दहन वाली कृषि जो है कहा करते हैं। जीव जो है यहाँ पे, जीवों में सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है सरीसृप पाए जाते हैं। सांप जो है ना वो दुनिया में सबसे ज्यादा यहीं पे पाए जाते हैं। आपने एनाकोंडा लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, वो इन्हीं जंगलों के अंदर जो है पाए जाते हैं। और मगरमच्छ पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे प्रकार की जो है आपकी जीव जंतु जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन वाइज एक एक चीजें पढ़ाता हूँ। पहले तो आपको समझना है कि जब स्पेन के जो आपको ये अमेज़न शब्द है ना, ये कहाँ से आया है, जब स्पेन के अन्वेषकों ने नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के सकट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने इन पर आक्रमण कर दिया, और इन आक्रमणकारियों में उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेज़ोन्स नामक महिला योद्धाओं का आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेज़न पड़ गया। एक वोकैब वर्ड बताता हूँ, अमेज़न का मतलब क्या होता है, वो महिला होती है जो बहुत लंबी सी, डांगर सी, चौड़ी सी, मतलब पूरी डांगर सी महिला होती है, उसको अमेज़न कहते हैं। वैसे लड़की जब भी नाम आए तो कोमल सी, प्यारी सी, छोटी सी, अच्छी सी, सुंदर सी, हंसती सी, मुस्कुराती सी, मतलब लड़की नाम कभी मन में आए ना तो मतलब मेरी सोच तो इतनी है कि हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, दूसरों को हंसाती हुई, कोमल सी, प्यारी सी, यही तो होता है, ठीक है। लेकिन डांगर सी हो, खागड़ सी हो, वो तो अमेज़न है, ठीक है। तो वो कैब वर्ड है, याद कर लेना आप लोग। तो उनको देख के ये वर्ड आया अमेज़न, तभी से इस नदी का नाम भी इस इलाके पे इनको आक्रमणकारी का जो है सामना करना पड़ा था, इसी वजह से इसका नाम अमेज़न रख दिया गया। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, सहायक नदियां क्या होती है, तो आपको ये तो मैंने बता ही दिया कि जो मेन नदी है उसके अंदर जो मिलने वाली नदियां जो होती है उसको ही सहायक नदी कहती हैं। ये छोटी नदियां होती है जो मुख्य नदी में मिलती है। मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र में पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। अमेज़न बेसिन जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद है बात करने वाली। द अमेज़न बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा नदी का बेसिन जो है वो अमेज़न बेसिस है। एक फैक्ट है जो आपको याद कर लेना है।
अगली बात, अमेज़न बेसिन में जलवायु की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो जलवायु भी यहाँ पे चेंज होगी। कैसे चेंज होती है? क्योंकि ज्यादा बारिश होती है तो गर्मी ज्यादा होगी, आर्द्रता ज्यादा रहेगी। टेम्परेचर रात के समय तो थोड़ा कम होगा, दिन के समय जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा आपका। यहाँ पे अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के चारों ओर फैला हुआ है और पूरे वर्ष गर्म और आर्द्र जलवायु रहती है, क्योंकि गर्मी तो अभी मैंने कहा ना होती है आर्द्र। जैसे अभी हमारा ये अगस्त वाला, सितंबर वाला महीना, चिपचिपी वाला महीना जो है वो चल रहा है। अच्छा, यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों समय लगभग समान रूप से गर्म, मतलब समान रूप से गर्म तो नहीं रह सकता, दिन में थोड़ी ज्यादा गर्मी रहती है, रात में थोड़ी ठंड रहती है, जैसे आजकल का टाइम है हमारा। लेकिन नम जरूर रहता है, शरीर सारे टाइम चिपचिपा रहता है। एसी का टाइम जो है यही कहलाएगा। यह राज्य लगभग दैनिक वर्षा प्राप्त करता है, हर रोज यहाँ पे बारिश होती ही रहती है और बिना किसी पूर्व चेतावनी के। ऐसा नहीं है कि पहले बादल गरजेंगे, मौसमी घटाएं बनेंगी, ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, फिर आप बाल खुले करके छत पे घूमेंगे, मतलब आप नाटक करेंगे, छेछर करेंगे, चलित्र करेंगे आप, ठीक है, तो ये तो अलग बात हो जाएगी। तो चेतावनी नहीं मिलेगी यहाँ पे, कोई एकदम से बारिश आएगी। यहाँ पे आर्द्रता चिपचिपी बहुत ज्यादा रहेगी, रात का तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता समान रहती है। अब आप रात को बाहर सो के देखो, दिखा मैं 2-3 दिन पहले बाहर सोया था, ठीक है, रात को यूं लगा कि किसी ने बाल्टी ऊपर फेंक दी होगी पानी की, ठीक है, लाइट चली गई तो सोचा बारिश हो जाए, तो बाहर कैसे सोए भाई, चिपचिपी इतनी ज्यादा हो गई थी उस टाइम पे। अमेज़न बेसिन में जीवन और वर्षावन की बात करता हूं मैं, जीवन बहुत ही स्ट्रगल भरा होता है। कैसे आप ऐसे मौसम में रह सकते हो? मतलब शाम के टाइम तो ऐसा लगता है कि हवा को घड़े में रख के किसी ने ढक्कन बंद कर दिया हो, ऐसा माहौल है। ऐसा माहौल यहाँ पे सारा साल रहे तो आदमी कैसे जी सकता है भाई? इन क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ भूमि पर घने जल उगते हैं और ऐसे होते हैं कि मैंने आपको बताया ना, इतनी बड़ी बड़ी पत्तियां होती है कि सूरज का प्रकाश जमीन पे भी नहीं आ पाता है। हम लोगों ने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है, केवल छाया में उगने वाली वनस्पति यहाँ पे उग सकती है। ऐसे नहीं कि सारे पेड़ पौधे यहाँ पे उगेंगे, ऐसे ही पेड़ पौधे यहाँ पे उगते हैं जो कि छाया में ही हो सकते हैं। जैसा इनका एग्जांपल है आर्किड है, ब्रोमीलाइड है, ये परजीवी पौधों के रूप में जो है यहाँ पे बढ़ते रहते हैं, ये थोड़े से यहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं। लाइफ इन द अमेज़न बेसिस की बात कर रहे हैं हम लोग और आगे, तो यहाँ वर्षावन जो है जीवों का समृद्ध है। ज्यादा अगर बारिश होती है तो बहुत सारे जीव जो है वो पनपते रहते हैं। जैसे एक पक्षी है आपका, ठीक है, गुनगुना पक्षी जिसे हम लोग कहते हैं, टुकन्स के नाम से जानते हैं, टुकन्स के नाम से। हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी के नाम से उसे पुकारते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे यहाँ पे जो है पक्षी जो है पाए जाते हैं। आपको मैं एक बात बताता हूँ, कभी घूमने का मौका मिले तो मैसूर जाना, मैसूर के चिड़िया वगैरह देखना, वहां पे आपको दुनिया के सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से जो है रंग बिरंगे पक्षी जो है देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे जो विविधता पाई जाएगी। मैंने अभी कहा ना कि ज्यादा अगर बारिश होती है तो जंगल है, जंगल के अंदर भी बहुत सारे पक्षी है, बंदर है, भेड़ है, लंगूर है, कुत्ता है, कुतिया है, फलाना है, ढिमकड़ा है, सारे पाए जाते हैं आपके यहाँ पे। पाए जाने वाले बंदर है, स्लॉथ है, एंटी ईटिंग जो है स्लॉथ है, एंटी ईटिंग टैपिर्स होते हैं, ये सारे प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है। याद करना है, कॉपी पे नोट्स बनाने हैं थोड़ा। इसके अब जो आगे चलेगा वो समझने से ज्यादा क्रैमिंग वाला पोर्शन स्टार्ट हो रहा है हमारा। चलिए अगली बात है, इन जंगलों में सांप और सरीसृपों की विभिन्न प्रजाति पाई जाती है। मैंने आपको भी बताया, जिसमें से सांप है, अजगर है, एनाकोंडा है, बोआ है, ऐसी प्रजातियां यहीं पे ही है। इसके अलावा हजारों कीड़े भी पाए जाते हैं यहाँ पे। अमेज़न नदी में मांस खाने वाली प्रियाना मछली, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए अमेज़न रिवर में, या पूछा जाए प्रियाना मछली जो है कहां पाई जाती है, तो ये पाई जाती है अमेज़न रिवर के अंदर पाई जाती है, जो कि मांस खाने वाली है। और इस प्रकार यह बेसिन जीवों की विविधता के मामले में असाधारण रूप से समृद्ध है। यहाँ पे बहुत प्रकार के जीव जो है उनकी विविधता पाई जाती है। अभी आपको मैंने ब्रोमीलाइड कहा था, तो ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है, अपने पत्तों के अंदर पानी को रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग करके अंडा देने के लिए करते हैं। मेंढक इनका उपयोग करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए घुमा के कि मेंढक जो है किन की पत्तियों का उपयोग करते हैं, तो ब्रोमीलाइड का उपयोग करते हैं अंडा देने के लिए। ऐसे ऐसे फैक्ट्स आप पक्के पक्के याद करना भाई। यह क्षेत्र महिलाएं जो है, इस क्षेत्र की महिलाएं फसलों को संभालती है। मैंने अभी आपको कहा, ऐसी स्थिति में महिला अपने परिवार को एक नई उगाई हुई सब्जियां खिलाती है। और कर्तन और दहन खेती जो होती है आपकी, ठीक है, ये वाली मैंने आपको अभी कहा था कि कंबशन फार्मिंग जो है इसका यूज किया जाता है। जर्नली समझा भी दिया कि क्या होती है ये। मुख्य भोजन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। मेनियोक यहाँ का मुख्य भोजन है। कसावा भी जिसे कहा जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट भोजन है। जैसे आलू शकरकंदी होती है ना, कुछ इस टाइप का इनका भोजन होता है ये। जबकि कुछ लोग मलोका नाम के बड़े अपार्टमेंट जैसे मकानों में रहते हैं, उन्हें खड़ी ढलाने। अगर आप मुझसे पूछे सर यहाँ के लोग घर कैसे बनाते होंगे, क्योंकि ज्यादा बारिश होती है, तो ऐसे तो है नहीं कि हमारी तरह से प्लेन छत बनाएंगे, ऐसे ये प्लेन इस टाइप से जो है इस टाइप के घर बनाएंगे, खड़ी ढलानों वाले घर बनाते हैं ज्यादातर ये। और इनके घरों के नाम क्या
होता है, मलोक्का इनके घरों का नाम होता है। दूसरी बात यहाँ पे है, जो धीरे धीरे जो है ये विविधता नष्ट भी होती जा रही है। ये तो बात खैर आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जैसे ज़्यादा जंगल है तो वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है तो आग पकड़ जाते हैं। रिसेंट ऐसा केस हुआ भी था। तो और कुछ लोग ऐसा है कि हमारे ज़रूरत के अनुसार उन पेड़ों को काटे जा रहे हैं फर्नीचर वगैरह के अकॉर्डिंग। तो धीरे धीरे विविधता तो खैर दुनिया की खत्म होती ही जा रही है। तो आपसे कारण वगैरह पूछ सकते हैं हमारी जो है एनसीईआरटी। कर्तन दहन क्या होती है मैंने आपको अभी समझाया, फिर भी आपको मैं डेफिनेशन पढ़ के सुनाता हूं। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर इनको जलाया जाता है। अभी मैंने कहा कि पेड़ काटेंगे फिर जलाएंगे, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा होती रहती है। जमीन के कुछ टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी के पोषक तत्व का अभाव हो जाता है, कम हो जाएगा, इसलिए इस टुकड़े को छोड़कर जो है इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ये। और इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ हो जाती है। तब लोग इसे भूमि को टुकड़े को पुनः जोत लेते हैं। मतलब पहले यहां से यहां आए, यहां से फिर यहां चले गए, ए बे ऐसे करते रहते हैं ये। ठीक है भाई। और गंगा और ब्रह्मपुत्र की बात करें हम लोग, ये तो अमेज़न वाला बताया, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र वाला इलाका कौन सा है आपका? 10 से 30 डिग्री वाला इलाका है आपका। ठीक है, 10 से 30 डिग्री वाला इलाका है ये हमारा। मैदानी इलाका है और यहाँ पे जो है आपकी कौन सी लेक पाई जाती है? चाप झीलें जो है पाई जाती है, आर्क लेक। आपको मैंने थोड़े चैप्टर पहले पढ़ाया था, कुछ नदियां ऐसे बहती है ऐसे, ठीक है, और ये जो मोड़ होते हैं उनको मियंडर्स के नाम से, विसर्प के नाम से पुकारते हैं। कुछ समय के बाद में मिल जाएगा तो ये एक लेक बन जाएगी, इसको हम लोग मियंडर्स लेक यानी कि चाप झील के नाम से पुकारते हैं। और यहाँ की जलवायु जो है मुख्यतः मानसूनी जलवायु होती है, कभी गर्मी कभी सर्दी। ठीक है, जैसे मानसून मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में तो बारिश होती है, और यहाँ गर्मी और सर्दी का, गर्मियों में गर्मी होती है, सर्दियों में ठंड होती है। मतलब मानसून वाला रीजन आप लोग जानते हैं। ये खैर आपको बहुत आसान लगेगा क्योंकि हम लोग यहीं पे रहते हैं। तो एक बार फटाफट आपको पढ़ के समझाता हूं मैं। मॉनसून मध्य जून से, ये तो खैर मैंने आपको बता दिया। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति है, जमीन भी है, ट्रोपोग्राफी है बहुत सारी। ठीक है, कहीं जो आपकी जो है देखिएगा जमीन में अलग अलग चेंजेस है। जम्मू कश्मीर का अलग हिस्सा मिलेगा आपको, यूपी का अलग मिलेगा, केरला का अलग मिलेगा आपको। पर्यावरण जनसंख्या के वितरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखो, जहां पे पर्यावरण का हिसाब देखा जाए एनवायरमेंट का, तो जहां पे एक नॉर्मल सा एनवायरमेंट है वहां पे जनसंख्या ज्यादा होगी। जहां पे एनवायरमेंट बहुत ठंडा है तो वहां जनसंख्या कम होगी, बहुत गर्म है वहां पे भी कम होगी। तो ये पर्यावरण भी जनसंख्या के वितरण का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल निभाता है। खड़ी ढाल वाले पहाड़ी क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन में पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। पहाड़ों पे लोग आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही कम रहते हैं। जहाँ पे खड़ी ढलान वाले क्षेत्र है वहाँ पे नाम मात्र के लोग ही पाए जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में मानव का प्रवास जो है वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व इसी वजह से बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये लोग खाते पीते क्या है भाई? ये गेहूं खाते हैं, मक्का खाते हैं, ज्वार है, बाजरा है, गन्ना है, ये जनरली फसलें उगाई जाती है। पश्चिम बंगाल साइड चले जाओगे तो चाय वगैरह के, पश्चिम बंगाल या आसाम, यहाँ पे तो चाय वगैरह के बागान है। फसलें जो है पहाड़ियों पे है, उन पहाड़ियों की वेदियों में उगाई जाती है। ये वेदियाँ क्या होती है मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है पहले ये बता देता हूँ आपको, कि कोई भी इट मीन्स द नंबर ऑफ पर्सन दैट लिव इन 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 स्क्वायर किलोमीटर में मान लेते हैं 10 लोग रह रहे हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है इसकी? 10 होगी आपकी। ऐसे इसने कहा है कि जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 189 है। वाइल द डेंसिटी ऑफ वेस्ट बंगाल की कितनी है? 1029 है। और बिहार की कितनी है? 1102 है। ये फैक्ट है, आपको सीधे सीधे याद करने हैं। वेदिका क्या बताया मैंने आपको? वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह पर कृषि करने के लिए किया जाता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है ताकि जल का संग्रह, जल का प्रवाह जो है तीव्रता से ना हो सके। ठीक है, जैसे पहाड़ है, आप सीढ़ी नुमा खेत कह दीजिएगा इन्हें। ठीक है, पहाड़ है, सीधा पहाड़ है, इसको काट के स्टेप बना लिए गए, इसी को हम लोग वेदिकास के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, या इन्हें हम लोग स्टेप फार्मिंग के नाम से भी कहीं ना कहीं पुकारते हैं। और खड़ी ढलान क्यों नहीं रखी गई? क्योंकि सीधा पानी होगा, ऊपर से आके सीधा ही गिर जाएगा, स्लोप तेज रहेगा, तो फिर फसलों की जड़ों में पानी तो पहुंच ही नहीं पाएगा बिल्कुल ही। ठीक है भाई। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण क्षेत्र में, क्योंकि इनके अलवण क्षेत्र में यानी कि इनका शुद्ध पानी जो है उसमें एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है, जिसको स्थानीय भाषा में सुसु कहा जाता है। ये सुसु वो वाला नहीं है, ठीक है, जो आप सोच रहे हो, ये दूसरा सुसु है। अथवा अंधी डॉल्फिन, इसका मतलब होता है अंधी डॉल्फिन, इसको दिखाई नहीं देता। सुसु की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता लगता है। ये जहां रहती है वहां पानी साफ ही रहता है, मतलब पानी साफ में ही रहती है हमेशा। ये रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है, क्योंकि ये हमेशा साफ
पानी में रहती है और मान लेते हैं कोई इंडस्ट्रीज है उसका कचरा वगैरह जा रहा है, तो इस वजह से धीरे धीरे सूसू नामक प्रजाति जो है वो खत्म होती जा रही है। वनस्पतियों में विभिन्न प्रकार के अनुसार भिन्नताएं भी पाई जाती है। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में सागौन और पीपल के साथ साथ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ा दिया। ये ब्रह्मपुत्र के मैदानों में घने बांस गुच्छे पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा हुआ है। हमने डेल्टा पढ़ा था ना पहले, डेल्टा पे मैंग्रोव, क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं ज्यादातर, इसी वजह से इसको सुंदर वन भी डेल्टा भी कह दिया। और ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु और ऊंची ढलानों में देवदार और फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। कानिफेरस ट्री पाए जाते हैं। यहाँ पे बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। बहुत आसान चैप्टर आज हमारा। उनमें से हाथी है, बाघ है, हिरण है, बंदर है, ये आमतौर पे पाए जाते हैं जंगलों के अंदर। नदी के साफ पानी की झील और बंगाल की खाड़ी में प्रचुर जलीय जानवर है। नदियों के झीलों में बहुत सारे प्रकार की मछलियां वगैरह पाई जाती है, जैसे बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल है, घड़ियाल, रोहू, कटला है। डेल्टा क्षेत्र में ही ये पाए जाते हैं। आपको ये नाम भी याद कर लेने हैं। हिल्सा मछली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिल्सा मछली की सबसे लोकप्रिय प्रजाति है जो कि इस ब्रह्मपुत्र गंगा वाले बेसिन में पाई जाती है। और ये पेपर में क्वेश्चन आ भी गया है कि हिल्सा मछली जो है वो किस बेसिन में पाई जाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाई जाती है। ये मछली और चावल इन क्षेत्रों का जो है मुख्य भोजन है। ज्यादातर लोग मछली खाते हैं या चावल खाते हैं। फिर ये सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए, स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया था। ये एक फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की लॉन्च जो है इंडिया के अंदर हो चुका है। कई बड़े शहर जैसे कस्बे गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में स्थित है। यही क्या है, कचरा फैला रहे हैं धीरे धीरे। जैसे इलाहाबाद है, कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता है, ये नदियों के किनारे बसे हैं। इनको आगे की क्लासों में हम लोग और भी डिटेल से पढ़ेंगे। ये शहर 1 मिलियन से ज़्यादा की आबादी पे बसे हुए हैं और इसी वजह से इन पूरे शहर की फैक्ट्रीज वगैरह का कचरा जो है नदियों में आ रहा है। और सूसू नामक की जो मछली की प्रजाति है डॉल्फिन की, वो भी खत्म होती जा रही है धीरे धीरे। डॉल्फिन और के अलावा जो है विविधता भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और यहाँ स्थित शहरों और उद्योगों का गंदा पानी नदी में बहता है जो कि नदी को प्रदूषित करता है। बेसिन में एक अच्छी तरह से विकसित यातायात प्रणाली भी है, क्योंकि आपको मैंने बताया ना एक पहले भी, वाटरवेज होते हैं, इनलैंड वाटरवेज, जो नदियों के द्वारा जो है आपका व्यापार करने में सक्षम होते हैं। जल मार्ग नदी के तटीय क्षेत्रों में परिवहन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संसाधन है, क्योंकि दुनिया का 90% व्यापार जो है वो पानी से ही होता है, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता होता है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कई बड़े हवाई अड्डे भी इस मैदानी इलाकों में स्थित है। ठीक है, ये एक हार्बर है, एक्चुअल में नेचुरल हार्बर है, जहां पे एक्चुअल में पानी की जहाजें जो है उनको रोका जाता है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह तो हो गया। और पर्यटन इन बेसिन का एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है। अगर बेसिन होता है, बंदरगाह होता है, तो पर्यटक क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलता है धीरे धीरे। आगरा में यमुना के किनारे ताजमहल, ये देखिएगा आप लोग, दुनिया देखने आती है इसको। ये भी एक नदी के किनारे बसा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टूरिज्म सेंटर आप लोग कह सकते हो। इलाहाबाद में जो है इसका वर्तमान में नाम क्या हो चुका है भाई, आपका वर्तमान में नाम इसका प्रयागराज हो चुका है। तो ये एक यमुना नदी, गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है यहाँ पे। हालांकि सरस्वती भी थोड़ा सा आपका कहिएगा अदृश्य नदी का नाम आता है। उत्तर प्रदेश में बिहार और बौद्ध स्तूप है, ये भी बहुत फेमस है। लखनऊ का इमामबाड़ा, यही नदियों के बेसिन में स्थित है सारे के सारे। असम का कांजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस में कई दर्शनीय स्थल है, वन्य जीव अभ्यारण्य है और विशिष्ट जनजातियां और संस्कृति भी पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में शंकुधारी वन होते हैं, रेगिस्तान में कंटीली झाड़ियां होती है और आर्द्र भूमि में उष्ण कटिबंधीय आराम करने वाली लकड़ी जो है पाई जाती है। सॉफ्ट वुड जो है जनरली पाई जाती है। हिमालय के क्षेत्र में लगभग सभी प्रकार की वनस्पति है। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते समय ये पाई जाती है। हिमालय के क्षेत्र में तो आप लोगों ने देखा होगा रामायण वगैरह में संजीवनी बूटी तक जो है वो पाई जाती है आपकी। बस इतना ही था हमारा चैप्टर, ये छोटा सा चैप्टर था। आपको मैं फटाक से एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या है ये चैप्टर आपका। मैंने आपको सबसे पहले कहा कि मानव पर्यावरण और सहभागिता क्या है, कि जो आपका ये वाला इलाका है उष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र है, जहाँ पे ज़्यादातर आबादी पाई जाती है दुनिया की। सारे लोग इसी के अंदर ही रहते हैं आपके। लेकिन इसे 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे का क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म वाला क्षेत्र है। उसके बाद मैंने आपको नदी का बेसिन के बारे में बताया था। ठीक है, अमेज़न नदी के बेसिन के बारे में अगर मैं आपको बताता हूँ तो
यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी नदी है ये वाटर कैरिंग कैपेसिटी के मामले में। कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम, बोलिविया, पेरू, ये सारे के सारे देश जो हैं इसी के आसपास बसे हुए हैं। यहाँ का जनजीवन मैंने आपको बताया कि यहाँ के लोग जो हैं यहाँ पे लोगों में महिलाएं ज़्यादा खेतीबाड़ी किया करती है। यहाँ के घर जो है वो ढलान वाले बनाते हैं। खेती जो है वो कृतन और दहन वाली करते हैं। पेड़ों को पहले काटेंगे, फिर जलाएंगे, उस जगह खेती करेंगे ताकि उन पेड़ों के पोषक पदार्थ जमीन में आ जाएंगे। हालांकि प्रदूषण ज़्यादा होता है क्योंकि हरे पेड़ को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा उत्सर्जित होता है। फिर अगर वहाँ की मिट्टी खत्म हो जाएगी, वो अनउपजाऊ हो जाएगी, फिर वो आगे बढ़ेंगे, फिर वैसा ही काम करेंगे, फिर दोबारा वहीं पे ही आ जाएंगे। तो ये कर्तन और दहन का काम है। बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, जैसे एनाकोंडा वगैरह पाए जाता है। बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। इसी वजह से पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं। मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिया पिछले चैप्टर में। अमेज़न वाले जंगलों को ही पृथ्वी का जो है लंग्स कहते हैं, अर्थ लंग्स कहते हैं इन्हें। और यहाँ पे क्या है, आपका मौसम कैसा रहता है, बहुत गर्म रहता है। साल भर जो है यहाँ पे गर्मी रहती है। रात में टेम्परेचर कम लेकिन दिन में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। आर्द्रता हमेशा बनी रहती है, नमी हमेशा बनी रहती है। ठीक है, तो ये बात आपको मैंने बताई। अच्छा, ये जो आपका वर्ड कहाँ से आया, अमेज़न, स्पेन के अन्वेषकों ने जो है खोज की थी इसकी। हेड गेयर और घास के सकट पहने हुए आदिवासी महिलाओं ने। रोमन साम्राज्य आक्रमण वाला फंडा आपको याद रखना है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज होती है आपकी। ठीक है, ये बात आपको मैंने सारी की सारी शॉर्ट फॉर्म में बताई दी। उसके बाद में जो है एक इंपॉर्टेंट बताया था मैंने आपको, पिरान्हा जो है आपकी, पिरान्हा मछली जो है ये कहाँ पे पाई जाती है, ये आपकी अमेज़न के जंगलों में ही, अमेज़न रिवर में पाई जाती है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अमेज़न रिवर के अंदर पिरान्हा जो है ये मछली पाई जाती है। ब्रोमीलाइड जो है ये खास प्रकार का परजीवी है जहाँ पे अंडे जो होते हैं, अंडे जो मेंढक होते हैं इस पॉकेट में अंडे दिया करते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में जो है महिलाएं यहाँ की देखभाल करती है, तो बता ही दिया मैंने आपको। कर्तन दहन भी समझा दिया आपको। गंगा बेसिन वाला इलाका बता दिया। और यहाँ पे आपको जो याद रखना है कि ये वाला इलाके में ज़्यादातर लोग रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल सा रहता है। ठीक है, तो ये बातें आपको सारी की सारी याद रखनी है। वेदिका आपको बता दिया, स्टेप वाली है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर एक सुसु नाम का डॉल्फिन पाया जाता है जो कि अंधी डॉल्फिन कहलाती है। साफ पानी में भी हमेशा रहती है आपकी। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। स्वच्छता दिवस जो है वो 2 अक्टूबर 2014 से शुरू किया गया था। तो चलिए, इसी के साथ ये वाला लेक्चर जो है आपका खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। गाइडेंस मैंने दे दी है, किताब खुद पढ़िएगा, तभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कल फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।